है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी बिलीनियर्स हार्ड हस्बैंड, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो तो फिर आप इसके बाकी के भाग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। भाग 25। जस्ट गेट आउट। आज से सिर्फ उस लड़के के लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जहां आदित्य मलिक का इतना कहना था कि उनकी पत्नी कविता काफ़ी ज़्यादा घबरा सी गई थी। आदित्य, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आरुष आपका बेटा है। बेटा था, क्योंकि मेरा फैसला अब नहीं बदलने वाला, सिवाय एक शर्त पर कि ये लड़का अभी इसी वक्त मुझसे ये वादा करे, मुझे यकीन दिलाए कि आगे से ये उस लड़की से मिलना तो दूर, अपनी जुबान पर उसका नाम तक भी नहीं लाएगा। आई एम सॉरी डैड, मैं आपकी इस जिद को कभी पूरा नहीं कर सकता। आदित्य मलिक की बातों को काटते हुए आरुष ने कहा और एक नज़र कविता मलिक की तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुरा दिया था। अपना ख्याल रखना मॉम। और उस कमरे से बाहर निकलकर उस घर से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया था, जिसे देख कविता मलिक की आंखें छलक आई थीं और वह भी आरुष को रोकने के लिए उसके पीछे ही दौड़ गई थी। आरुष, आरुष मेरी बात सुन बेटा। आरुष। जाने दो उसे कविता। जब बेटे के जूते का साइज बाप के बराबर हो जाता है तब बेटे ऐसे ही बगावत पर उतर आते हैं और कहते हैं कि वो हमारी जिद को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वह यह ध्यान नहीं देते कि हमारी जिद की आड़ में वो अपनी जिद को पूरा करते हैं। कविता मलिक के बाजुओं को पकड़ उन्हें रोकते हुए आदित्य मलिक ने कहा था। लेकिन वही कविता मलिक जिनकी आंखें लगातार छलकती जा रही थीं, आदित्य के सामने गिड़गिड़ा उठी थीं। आदित्य प्लीज़ प्लीज़ उसे रोक लीजिए। उसे आयत के लिए मैंने फोर्स किया था, इसमें आरुष की कोई गलती नहीं है। आदित्य, ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं ना कि वो बस मुझे हमेशा खुश देखना चाहता है, इसलिए वो मेरी हर बात को मान जाता है। इस बार भी यही हुआ है। आदित्य प्लीज़। तुम्हारी ये दलीलें व्यर्थ हैं कविता, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। अगर उसे इस घर के अंदर आना है तो उसे उस लड़की का ख्याल तक इस घर की चौखट के बाहर ही छोड़ कर आना होगा, तभी उसे इस घर के में उसकी जगह मिल सकती है, आदित्य ने कहा और अपने कोट के बटन को बंद करते हुए उस कमरे से बाहर निकल गए थे। लेकिन पीछे रह गई कविता लगभग कलप उठी थी। कुछ देर पहले तक उन्होंने क्या सोचा था और अचानक से अब क्या हो गया। तो वही अभी आगे भी बहुत कुछ होना बाकी था, जिससे वो पूरी तरह से अनजान थी। अविनाश के दिल में पनप रही आरुष के लिए नफरत भी आज रात ही अपने अंजाम पर पहुंच चुका था। लोनावला से मुंबई जाते वक्त आरुष की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जो कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोचा समझा साजिश का हिस्सा था। वर्तमान समय में महीनों पहले हुए इन बातों को सोचते हुए आरुष अभी किसी सोच में डूबा हुआ ही था कि तभी पीछे से उसके कंधों पर अपनी हथेलियों को रखते हुए आदित्य मलिक भी उसके बगल में ही बैठ गए थे। सोच रहा था कि आज दोपहर का लंच अपने बेटे के साथ की जाए, इसलिए ऑफिस से सीधा यहाँ चला आया। इसी बहाने कम से कम अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल जाएगा। डैड, आपने मुझसे कहा होता तो मैं सीधा ऑफिस ही आ जाता। वैसे भी कुछ देर में मैं वही आ रहा था। सोच रहा था जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं पहले उन्हें क्लियर करते हैं, और इस बार मैं सोच रहा था कि मैं और अविनाश अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ऐसे हम दोनों को एक साथ कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सुन रही हो कविता, मैं यूं ही अपने बेटे पर नाज नहीं करता, क्योंकि मेरा बेटा है ही इतना काबिल तारीफ़ कि इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम ही रहेगी। एक सर्वेंट्स के साथ एक ट्रॉली पर दोपहर का लंच सजाए हुए
कविता मलिक भी उनके पास ही आकर रुक गई थी। ये बात तो मैं हमेशा से जानती हूँ कि मेरा बेटा कभी किसी को निराश नहीं करता। इसे अपने आसपास मौजूद सभी की फिक्र रहती है और इसका यही अंदाज़ तो मुझे काफ़ी ख़ास बनाता है। इतना कहते हुए कविता मलिक भी उनके सामने ही बैठ चुकी थी और साथ आए सर्वेंट्स ने उनका लंच उनके सामने ही परोसना शुरू कर दिया था। तो उधर दूसरी तरफ एक 7 स्टार होटल के अंदर डाइनिंग टेबल के सामने बैठी आयत काफ़ी हैरान नजर आ रही थी। लेकिन उसके सामने टेबल के दूसरी छोर पर बैठा अविनाश, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। मिस आयत, मैं मानता हूँ कि चाइल्डहुड की मेमोरी अक्सर लोग भुला देना चाहते हैं, खासकर उस मेमोरी को जो उनके मन मुताबिक नहीं होता है। लेकिन आपने तो मुझे शौक ही कर दिया कि आपको अपनी चाइल्डहुड मेमोरी याद ही नहीं। मतलब मैं अविनाश मलिक आपको याद ही नहीं? आपको ये याद नहीं कि हम कभी सेम स्कूल में साथ में थे? अपनी बातों को कहते हुए अविनाश ने सामने टेबल पर रखे वाइन से भरी ग्लास को उठाते हुए अपने होठों से लगा लिया था। लेकिन वही आयत अभी भी काफ़ी शौक थी। आई एम सॉरी बट रियली मुझे बिल्कुल याद नहीं कि हम कभी चाइल्डहुड फ्रेंड भी हुआ करते थे, आयत ने कहा, जिसे सुन अविनाश के होठों की तिरछी मुस्कान उसके कानों तक छू गई थी। आंखों में एक चमक थी। तभी हाथ में पकड़े उस वाइन के ग्लास को वापस से टेबल पर रखते हुए कहा, चलिए माना कि आपको मैं बिल्कुल भी याद नहीं, लेकिन आपको आरुष मलिक तो याद होगा ना? आई एम डैम श्योर कि ये नाम आप अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। जहाँ इस बार अविनाश के मुंह से आरुष मलिक का नाम सुनते ही आयत की आंखें फैलते हुए चौड़ी हो चुकी थीं। आरुष मलिक? एक धीमी आवाज़ में उसके होठों ने कहा था। तो वह दिमाग किसी सोच में डूब चुका था। जहाँ कुछ देर बाद अविनाश के साथ अपनी लंच मीटिंग ख़त्म करते हुए आयत भी अपनी कार से अपने घर की तरफ निकल गई थी। अभी भी वह किसी सोच में थी, जैसे अभी भी उसके दिमाग में अविनाश की बातें चल रही हों, खासकर वह नाम आरुष मलिक का। लेकिन शायद अभी भी आयत के सामने आरुष मलिक की पहचान ठीक से नहीं आई थी। तो वही कार के पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ रेहान, जो बार बार पीछे मुड़ते हुए आयत को किसी सोच में देख खुद भी थोड़ा घबराया हुआ सा था। इसकी एक वजह यह भी थी कि अविनाश के साथ लंच मीटिंग के वक्त वह उनके साथ उपस्थित नहीं हो पाया था, क्योंकि उस वक्त अविनाश ने उसे बाहर ही रोक दिया था। उसका कहना था कि वह यह लंच मीटिंग सिर्फ आयत माहेश्वरी के साथ अकेले में करना चाहता है, जिस वजह से इस वक्त वह पूरी तरह से अनजान था कि इस वक्त आयत किस बात को लेकर इतनी परेशान नजर आ रही है। और मैम, इज़ एवरीथिंग ओके? खुद में काफ़ी सोच विचार करने के बाद फाइनली रेहान ने आयत से पूछ ही लिया था। तो वही आयत भी अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली, यप। एंड रेहान, आर यू श्योर कि मलिक एंड सन्स ग्रुप के ओनर मिस्टर आदित्य मलिक का एक ही बेटा है? व्हाट आई मीन मैम, आप अचानक से यह सवाल क्यों कर रही हैं? आयत की बातों को सुनते हुए रेहान इस बार थोड़ा घबरा सा गया था। तो वही आयत कार की खिड़की के बाहर दिखते हुए थोड़ी सोच में पड़ चुकी थी। अगर तुम्हारी रिपोर्ट सही है तो फिर ये आरुष मलिक कौन है? कौन मलिक? इस बार रेहान की जुबान भी थोड़ी लड़खड़ा सी गई थी। आरुष मलिक? रेहान, क्या तुम इस शख्स को जानते हो या फिर कभी इसके बारे में जिक्र तक सुना है? या फिर आदित्य मलिक के साथ इसका भी कोई नाता हो लेकिन इस बारे में हम नहीं जानते हो? इस बार रेहान की तरफ ही देखते हुए आयत ने आगे कहा था। लेकिन इस बारे में रेहान कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही आयत खुद ही कुछ सोचते हुए आगे बोली, इस शख्स के साथ बचपन में मेरा कोई नाता था। मेरा मतलब कि इसके साथ मैं किसी तरीके से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये बात मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये नाम मैं पहले भी कभी सुन चुकी हूँ, लेकिन उस शख्स का चेहरा क्यों नहीं याद आ रहा।
या फिर उससे जुड़ी कोई बातें या कोई यादें। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ब्लैंक सा हो चुका है। मैम, डोंट टेक एनी स्ट्रेस, मैं इस आरुष मलिक के बारे में पता करता हूँ, रेहान ने कहा और तुरंत आगे मुड़ने के साथ साथ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे काफ़ी जल्दबाजी में अपनी उंगलियों को दौड़ाते हुए उस मैसेज को किसी को सेंड कर दिया था। शायद वह शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद आरुष था, जिसे वह इस वक्त की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। रात का वक्त, काफ़ी रात बीत जाने के बाद भी आरुष को कमरे में मौजूद ना देख आयत थोड़ी घबरा सी गई थी। आज ये पूरे दिन घर नहीं आया और कहीं जाने से पहले कुछ बताकर भी नहीं गया था। आखिर ये गया कहाँ है? इतना कहते हुए आयत ने अपना फ़ोन उठाया और उस पर आरुष का कॉल डायल कर दिया था। स्वीटहार्ट, इतना ज़्यादा मिस कर रही थी कि इंतज़ार करना भी मुश्किल हो गया था। तभी अचानक से कमरे में गूंजती इस आवाज़ को सुन आयत की नज़रें कमरे के दरवाजे की तरफ उठ गई थी, जहाँ सामने ही आरुष को खड़ा देख उसने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। लेकिन साथ में इस वक्त उसके चेहरे पर घबराहट की जगह हल्की गुस्से की लकीरें साफ नजर आने लगी थी। ये कोई वक्त होता है घर आने का? टाइम देखो, इतनी रात में कोई घर आता है? और जाने से पहले बता कर भी जाना ज़रूरी नहीं समझा था क्या कि कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? इस वक्त आयत के चेहरे पर गुस्सा और साथ में आरुष के लिए हल्की सी फिक्र भी देख आरुष के होंठों पर मुस्कान थी। उफ, आज तो तुम मार ही डालोगी स्वीटहार्ट। अगर ऐसे ही हर छोटी छोटी बात पर मेरी फिक्र करती रहोगी तो फिर वो दिन भी दूर नहीं जब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। जहाँ इस बार आयत उसकी बातों को सुन अपनी भौहों को सिकोड़ ली थी। प्यार? वो भी तुमसे? यस माय लव, मुझसे? इम्पॉसिबल, थोड़ी सख्ती के साथ आयत ने कहा और अपने बेड की तरफ जाने के लिए मुड़ गई थी। मैडम, इम्पॉसिबल का मतलब ही होता है आई एम पॉसिबल। बस एक बार ट्राई करके तो देखो, निराश नहीं होगी। व्हाट? आरुष की बातों को सुन आयत ने थोड़ी नासमझी में कहा था। तो ही आरुष, उस जिसके चेहरे की मुस्कान अब तक उसके कानों तक छू गई थी, आयत के पीछे ही बढ़ते हुए उसने आगे कहा, यही कि एक बार मुझसे प्यार करके तो देखो, कभी निराश नहीं करूँगा। इतना कहते हुए आरुष ने उसके बाजुओं पर अपनी उंगलियों को भी फेर दिया था, जिसे देख आयत उसे तुरंत झटकते हुए दूर कर दिया था। लेकिन साथ में वो थोड़ी चिढ़ सी भी गई थी। इससे अच्छा तो तुम पूरे दिन की तरह इस वक्त भी गायब ही रहते तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलता, आयत ने कहा और अपने बेड के ऊपर लेटने ही वाली थी कि तभी आरुष काफ़ी मजबूती से उसके बाजुओं को पकड़ उसे खुद के काफ़ी करीब खींच लिया था। वह इस वक्त आरुष का मुस्कुराता हुआ चेहरा थोड़ा सख्त नजर आने लगा था। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो फिर पूरा दिन मेरे ही ख्यालों में क्यों खोई हुई थी? मेरी गैर मौजूदगी तुम्हें इस बात का बार बार एहसास क्यों करा रहा था? हाँ, और जब इतनी ही मेरी मौजूदगी तुम्हें तंग करती रहती है तो फिर इतनी रात बीत जाने के बाद भी मुझे ना देख अपने फ़ोन पर मेरा नंबर क्यों डायल किया? जवाब दो। ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहते हुए आयत आरुष की पकड़ से खुद को आज़ाद कराने की भी कोशिश करने लगी थी, लेकिन वही आरुष इस बार उसकी कमर से भी पकड़ते हुए उसे खुद के करीब खींच लिया था। मिस आयत, तुम मानो या ना मानो, बट यू आर इन लव। आखिर तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही गया, आरुष ने कहा और इस बार आयत को खुद ही अपनी पकड़ से आज़ाद करते हुए कमरे में रखे उस सोफे की तरफ बढ़ गया था, जहाँ वह आयत से शादी करने के बाद हर रात सो रहा था। आयत को दोबारा से एक नज़र तक देखे बिना ही अपना मुंह फेरते हुए उस पर लेट गया था। तो वही आयत, जो अभी भी अपनी जगह पर किसी सोच में डूबी हुई थोड़ी हैरान खड़ी थी,
जैसे वो आरुष की बातों को सुनकर हैरान हो और साथ में यह सोच भी रही हो कि क्या सच में उसे आरुष से प्यार हो गया है। अगली सुबह पिछली सुबह की तरह आज की सुबह भी अपनी आंखों को खोलते हुए आयत थोड़ी चौंक सी गई थी, क्योंकि आज भी आरुष सोफे से गायब था। इनफैक्ट उस सोफे को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पिछली रात वहाँ कोई सोया भी था, जिसे देख आयत की उंगलियाँ तुरंत अपने फ़ोन पर चली गई थी। शायद वो आरुष को कॉल करना चाहती थी, लेकिन तभी पिछली रात हुई बातों को सोचते हुए उसने अपने फ़ोन को दूर ढकेल दिया था और खुद हल्के गुस्से में ही बेड से उठ बैठी थी। जिसे जहाँ मर्जी वहाँ जाए, मुझे उससे क्या। खुद में ही बड़बड़ाते हुए वो आगे बढ़ी और बाथरूम के अंदर चली गई। तो उधर दूसरी तरफ माहेश्वरी विला के अंदर अक्षत को देख राकेश गुप्ता वो बाकियों के साथ साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी सुबह का नाश्ता खत्म कर रही शिवा भी काफ़ी ज़्यादा चौंक सी गई थी। अक्षत, ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर मॉम को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अचानक से यहाँ क्यों आया है? यहाँ तक कि माहेश्वरी विला में आने से पहले इसने कॉल या मैसेज करना भी ज़रूरी नहीं समझा। पता नहीं है आजकल इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं ये लड़का इतने मुझे मरवा के न छोड़े। अपने चेहरे को नाश्ते के प्लेट में गड़ाते हुए शिवा मन ही मन बड़बड़ा उठी थी। तो वही अक्षत को देख राकेश गुप्ता भी सुलोचना और बसंत की तरफ देखते हुए कुछ इशारा करने लगे थे, जैसे वह इशारों में ही उनसे पूछने चाह रहे हो कि अचानक से अक्षत यहाँ क्यों आया है। कहीं उनमें से तो किसी ने उसे यहाँ नहीं बुलाया है। जिसके जवाब में उन दोनों ने भी अपने कंधों को उचकाते हुए जैसे ये जवाब दिया हो कि उन्हें भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं कि अक्षत वहाँ क्यों आया है। तब तक अक्षत भी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे जगदीश माहेश्वरी के पैरों को छू लिया था। नमस्ते नाना जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? इस बूढ़े आदमी की तबीयत ऐसे ही बनती बिगड़ती रहेगी बड़खुरदार। फ़िलहाल तुम बताओ, तुम कैसे हो और आगे अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? बस अभी कुछ खास नहीं, सोच रहा था कोई अच्छी सी कंपनी देखकर उसे ज्वाइन कर लूँ। ऐसे कुछ इनकम भी हो जाएगा और दिन भर कहीं व्यस्त रहूँगा तो मन भी लगा रहेगा। नहीं तो डैड के जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अकेला ही पड़ चुका हूँ। जगदीश माहेश्वरी की बातों को सुनते हुए अक्षत ने थोड़ी मासूमियत में जवाब दिया था, लेकिन उसकी बातों को सुन राकेश गुप्ता के साथ साथ सुलोचना और बसंत थोड़े चौंक से गए थे। झूठ कहूँ तो कौवा काटे, कितना मक्कार इंसान है ये अक्षत। बाप के मर्डर में खुद शामिल होकर आज ये ऐसे दिखा रहा है जैसे इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अक्षत की बातों को सुन सुलोचना खुद में ही बड़बड़ा उठी थी। तो वही जगदीश माहेश्वरी उसकी बातों को सुन उसके कंधों को हल्का थपथपा दिया था। कोई बात नहीं बरखुरदार, होने को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जो हो चुका है उसे बदला भी तो नहीं जा सकता। इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी का असली परिभाषा भी यही होता है। जी नाना जी, आपने ठीक कहा, अक्षत ने कहा। जहाँ अभी उसका इतना ही कहना था कि तभी सामने से आती एक आवाज़ को सुन सबकी नज़रें उस तरफ घूम गई थीं। अरे अक्षत, तुम कब आए? और आज अचानक से माहेश्वरी विला में कोई काम था? ऊपर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आयत ने कहा था, जिसकी बातें सुन अक्षत भी उसकी तरफ ही मुड़ गया था। आंखों में एक चमक थी तो वही होठों पर हल्की मुस्कुराहट। नहीं, कुछ खास नहीं, बस इधर से ही गुजर रहा था तो सोचा कि तुम लोगों से भी मिलता चलो। एनीवेज, कैसी हो तुम? अरे आयु बेटा, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। अभी अक्षत की बातों का आयत कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही जगदीश माहेश्वरी ने कहा, तुम्हारे ऑफिस में कोई पोस्ट खाली है क्या? अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपने इस दोस्त की थोड़ी मदद कर दो। लेकिन नानू,
अचानक से जगदीश माहेश्वरी के मुंह से यह सुनकर आयत थोड़ी सोच में पड़ गई थी, या फिर शायद वह जगदीश माहेश्वरी की बातों को नकारने वाली थी कि उससे पहले ही उसकी बातों को बीच में ही अक्षत ने काट दिया था। कोई भी पोस्ट चलेगी, बस मैं अपनी लाइफ में थोड़ा मूव ऑन करना चाहता हूँ। आयत प्लीज़ मना मत करना। डैड के जाने के बाद मैं थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, बस इसी वजह से ये सब कर रहा हूँ, प्लीज़। अक्षत, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हारे डैड के जाने का असर मेरी कंपनी के ऊपर भी पड़ रहा है, बट एनीवेज मैं रूही से बात करती हूँ। ऑफिस के अंदर कोई भी पोजीशन खाली हो तो वो तुमसे तुरंत कांटेक्ट करे। अक्षत को इतना रिक्वेस्ट करते देख आयत एक बार उसे मना नहीं कर पाई। वही उसकी बातों को सुन, जहाँ बाकी सब खामोशी से बस उनकी बातों को सुन रहे थे, तो वही अक्षत के होठों पर मुस्कान फैल चुकी थी। साथ ही वह आयत से आगे भी कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही आयत जगदीश माहेश्वरी की तरफ मुड़ते हुए बोली, नानू, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करना है, प्लीज़, इट्स अर्जेंट। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए माहेश्वरी विला के बाहर निकल गई थी, जिसके पीछे ही जगदीश माहेश्वरी भी अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए उसके पीछे ही पड़ गए थे। लेकिन वे बाकी आयत की बातों को सुन काफ़ी हैरान थे कि अचानक से आयत को ऐसी क्या बात करनी थी जिसके लिए वो अपने नानू के साथ बाहर ऐसे अकेले में चली गई। लेकिन वही अक्षत अभी इन बातों पर ध्यान देने की बजाय मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था, जैसे वह इसी मकसद को लेकर माहेश्वरी विला के अंदर आया था और उसका वो मकसद कामयाब भी हो गया। यानी कि उसे माहेश्वरी ग्रुप के अंदर आसानी से आने जाने, वो वहाँ रहने की परमिशन मिल चुकी थी, जिसकी अक्षत को न जाने क्यों सख्त ज़रूरत थी। तो उधर दूसरी तरफ अक्षत आयत के साथ ही चल रहे जगदीश माहेश्वरी ने कहा, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं, क्या बात है, आप मुझे बता सकती हैं। माहेश्वरी विला से बाहर निकलकर गार्डन एरिया की तरफ बढ़ते हुए जगदीश माहेश्वरी ने कहा था, जिनके साथ ही चल रही आयत जो अब तक किसी सोच में थी, जगदीश माहेश्वरी की बातों को सुनते हुए बोली, नानू, कल मैं अपने एक पुराने स्कूल फ्रेंड से मिली थी। वाह, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ ही एक अजीब सी बात भी हुई। वह मुझे पहचानता था, लेकिन मैं उसे नहीं पहचान पाई थी। यहाँ तक कि उसने स्कूल के कुछ और भी मेरे दोस्तों के नाम बताए, लेकिन नानू, उनका चेहरा तक मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। आखिर ऐसा क्यों? क्या मेरे साथ कोई हादसा हुआ था जिसकी वजह से मैंने अपने कुछ मेमोरी लॉस कर दिए हैं? अभी भी अपने माथे पर काफ़ी जोर देते हुए आयत ने कहा, जैसे वो अभी भी आरुष मलिक का चेहरा याद करना चाहती हो, जैसे वो जानना चाहती हो कि आखिर वो कौन है, क्योंकि अविनाश की बातों ने उसे इस बात का एहसास दिला दिया था कि उसकी ज़िंदगी में आरुष मलिक एक ख़ास जगह रखता था। तो वही जगदीश माहेश्वरी आयत की इन बातों को सुन वहाँ से आगे बढ़ गए और सामने एक टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आयु बेटा, और अपने पास ही खाली पड़ी दूसरी कुर्सी पर उसे बैठने का इशारा कर दिया था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपके साथ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से आप अपने बचपन की यादों को भूल जाएं। लेकिन हाँ, सारिका के जाने के बाद आप कुछ समय के लिए एक ट्रॉमा से गुजर रही थी। एक लगभग 15 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, जिसका कुछ तो असर उसके दिमाग पर पड़ता ही। वही आपके साथ भी हुआ था। उस दौरान आप लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर चुकी थी। शायद उस वजह से ही आप उस हादसे से पहले की कुछ बातों को भूल गई हो। जिन लोगों से आपका मिलना जुलना बंद हो गया था, शायद वो आपकी यादों से भी बाहर हो चुके हों। लेकिन अब किस शख्स की बात कर रही हैं? ज़रा हम भी तो देखें कि ऐसा कौन सा फ्रेंड था जिसे याद न कर पाने पर आप इस कदर परेशान हो चुकी हैं। इस बार अपनी बातों को कहते हुए जगदीश माहेश्वरी की होठों पर हल्की मुस्कान थी। तो वही आयत एक बार फिर से किसी सोच में पड़ चुकी थी।
नानू, उस टाइम मेरे सारे फ्रेंड्स को आप जानते थे? हाँ बिल्कुल। उस वक्त आप स्कूल से लौटने के बाद अपना सारा वक्त मेरे साथ ही तो बिताया करती थी। स्कूल में किसके साथ आपकी अच्छी दोस्ती थी? तो वही एक बदमाश लड़का भी था जो हर रोज़ आपको तंग किया करता था। लेकिन वो आपका क्लासमेट नहीं, शायद तो वो आपका सीनियर था। व्हाट? और उसका नाम क्या था? अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए आयत ने थोड़ी हैरानी में कहा था। अरे वो अपने मलिक। आयत की बातों का जवाब देते हुए जगदीश माहेश्वरी ने अभी इतना ही कहा था कि तभी आयत का फ़ोन एक वाइब्रेशन के साथ बज उठा था। स्क्रीन पर रूही का नाम देख उसने उस कॉल को तुरंत रिसीव करते हुए कहा, यस रूही, क्या अपडेट है? मैं भी बस ऑफिस के लिए निकल ही रही हूँ। इतना कहते हुए आयत ने एक नज़र अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में देखा, लेकिन इसके साथ ही फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद रूही की बातों को सुनते हुए चौंक भी गई थी। व्हाट? अविनाश मलिक ने फिर से बिजनेस का प्रपोजल भेजा है? बट वाई? मैंने तो कल उसे रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, मैं आकर बात करती हूँ। इतना कहते हुए आयत ने उस कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए जगदीश माहेश्वरी की तरफ मुड़ गई थी। ओके नानू, मैं भी अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। जिसके जवाब में जगदीश ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिए थे और आयत वहाँ से अपनी कार की तरफ बढ़ गई थी। तो उधर दूसरी तरफ आसियाना के भीतर इस वक्त आदित्य मलिक अपने पूरे परिवार के साथ सुबह का नाश्ता ख़त्म कर रहे थे, जिनमें इस वक्त खुद आरुष भी शामिल था। वही आरुष की उपस्थिति देख यह साफ जाहिर हो चुका था कि माहेश्वरी विला से काफ़ी तड़के में ही निकलकर आरुष यहाँ चला आया था। तभी आदित्य मलिक बगल में बैठी आयशा की तरफ देखते हुए बोले, आयशा बेटा, आपका काम कैसा चल रहा है? गोइंग ग्रेट डैड। अपने इस फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और इसे जल्दी ही ख़त्म भी करने वाली हूँ। ये तो अच्छी बात है, आदित्य मलिक ने कहा। लेकिन साथ ही बैठी कविता जी और उनके साथ ही आयशा भी थोड़ी शौक में थी, क्योंकि वहाँ ये बात सभी जानते थे कि आयशा का पहला प्रोजेक्ट माहेश्वरी ग्रुप यानी कि आयत माहेश्वरी से जुड़ा हुआ है और वही आदित्य मलिक उस घर से, यहाँ तक कि आयत से भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। इसके बावजूद भी आज उन्होंने आयशा के प्रोजेक्ट के बारे में पूछताछ की थी। तभी आयशा की बातों को सुनते हुए अविनाश ने कहा, सुनने में आया है कि उसने सिर्फ उस वसीयत के लिए किसी भी नॉर्मल लड़के शादी कर ली है। मतलब अपने फ़ायदे के लिए वो यहाँ तक भी गिर सकती है। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसी बात नहीं है भाई, अगर ऐसा होता तो फिर इसमें सबसे बड़ा नुकसान भी उसी का होगा, ऐसा ने कहा था। जिसकी बातों को सुन अविनाश की भौहें ऊपर तन चुकी थी। और वो कैसे? तो वही इस बार आदित्य मलिक भी उसकी बातों में थोड़ी दिलचस्पी लेते हुए काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे। जिसे देख आयशा ने कहा, वो इसलिए भाई कि जिस तरह से आयत माहेश्वरी की वसीयत बनी है वह इतनी आसानी से उसके नाम भी नहीं होने वाला, क्योंकि जिस लड़के से वो शादी करेगी उसके साथ उसे कम से कम 1 साल गुजारना पड़ेगा। और इस बीच अगर उसके साथ कोई हादसा भी होता है या फिर वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी लेती है, तब भी उसकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। इंटरेस्टिंग। मतलब वसीयत बनाने वाले के दिमाग की काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी, चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए अविनाश ने कहा। तभी इस बार उसकी बातों को सुन कविता ने कहा, अब आगे क्या करना है तुम्हें? अभी तो कुछ रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, फिर उसके बाद आयत माहेश्वरी और उसके हस्बैंड के सिग्नेचर के लिए उनसे एक मीटिंग करनी होगी। उसके बाद जहाँ अभी आयशा ने इतना ही कहा था कि तभी उसके बगल में ही बैठे और उसको एक ठसका सा लगा और वह काफ़ी बुरी तरह से हंसने लगा था। जिसे देख कविता मलिक थोड़ा परेशान होते हुए उसके लिए ग्लास में पानी उड़लने लगी थी। आरुष से पानी पी लो बेटा, लगता है तुमने मिर्ची खा ली है। मैंने गोस्वामी जी को मना किया था कि आरुष के पोहे में मिर्ची मत डालना, लेकिन लगता है उन्होंने ठीक से सुना नहीं। और आरुष का पानी का ग्लास पकड़ाते हुए उसके पीठ को हल्का सहलाने लगी थी। तभी पास ही बैठी आयशा
जिसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। आर उसके काफ़ी करीब जाते हुए बोली, पूरे दिन जब इतनी तीखी मिर्ची को झेल जाते हो तो फिर एक छोटी सी हरी मिर्ची से कैसे घबरा गए भाई? आयशा से इतना सुनना था कि आरुष की भौं में सिकुड़ चुकी थी, लेकिन आयशा के होठों की मुस्कुराहट एक हल्की सी हंसी में फैल गई थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।